हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन था, उसके बाद हमें पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो एक कार जो मूव कर रहा है वो खुद मूव नहीं कर रहा है, उसमें इंजन का पावर लग रहा है, इंजन उसे पुल कर रही है, तब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट बॉल को थ्रो करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स है क्या? व्हाट इज फोर्स? Force is an external cause which change or tends to change the configuration and position of an object. Force जो है वो हमारा एक एक्सटर्नल कॉज है विच चेंज, जो चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। क्या चेंज करने की कोशिश करता है? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब है सेज एंड साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डो है, हम उसे प्रेस करते हैं तो वो चपाती में कन्वर्ट होता है। जब उस डो में हम फोर्स लगाए, प्रेशर लगाए यानी फोर्स लगाए, तब जाके वो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आया। दैट मीन्स शेप और साइज में चेंज हो गया। पहले साइज छोटा था, जैसे ही हम उसमें फोर्स लगाए तो उसका साइज जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया, बिग सर्कल में। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, किसके कारण? फोर्स के कारण। और पोजीशन में भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन रेस्ट में है, हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने के कारण इस पेन के पोजीशन में चेंज हुआ। पहले ये रेस्ट के पोजीशन में था, अब ये मोशन के पोजीशन में आ गया जब हम इसमें फोर्स अप्लाई किए। अगर ये मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसमें फोर्स लगा के उसे रेस्ट में ला सकते हैं। बॉल जब हमारी तरफ आता है तो हम उसे कैच करते हैं, तो कैच करते समय हम बॉल को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स के कारण ही हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर पाए, दैट मीन्स मोशन से रेस्ट में ला पाए। तो फोर्स हमारा एक एक्सटर्नल कॉज है जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता है। कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स शेप एंड साइज में, और पोजीशन में चेंज करता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखे टेंड्स टू चेंज। इसका मतलब क्या है? चेंज करने की कोशिश कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि चेंज कर ही दे। जैसे मैंने डो का एग्जांपल दिया, तो डो के एग्जांपल में हम चेंज देख रहे हैं। बॉल को जब थ्रो कर रहे हैं तो हम उसे रोक रहे हैं, तो उसमें भी चेंज देख रहे हैं, उसके पोजीशन में चेंज देख रहे हैं। लेकिन अगर हम एक स्टोन लें और स्टोन में फोर्स लगाएं अपने हैंड से, तो क्या उस स्टोन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब शेप एंड साइज चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो क्या हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोर्स है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए कम है। तो वहां पे क्या होगा? टेंड्स टू चेंज होगा। हम चेंज नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे चेंज, टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समटाइम फोर्स जो है वो चेंज ले आता है, या कभी कभी वो चेंज लाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए ये चेंज और टेंड्स टू चेंज लिखे हुए हैं। तो आई होप ये फोर्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि फोर्स होता क्या है। इन जनरल हम लोग फोर्स को और बोल सकते हैं पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन एज फोर्स। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या पुल खींचते हैं, तो हम बोलते हैं कि क्या क्या वहां पे एक्ट कर रहा है? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोर है, डोर को जब हम ओपन करते हैं तो पुल करते हैं अपनी ओर, और जब क्लोज करते हैं तो अपने से दूर पुश करते हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? फोर्स हो रहा है। तो उस केस में भी देखिए चेंज तो हो ही रहा है, चेंज हो ही रहा है। वो जो रेस्ट में था उसे हम जब ओपन किए तो मोशन में, और जब मोशन से फिर पुश किए तो फिर से रेस्ट में, मोशन में आया। तो इस तरह से हम पुश और पुल को भी क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। जनरली आप लोग ये डेफिनेशन याद रखिएगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों डेफिनेशन सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे मेजर
करना होता है। तो मेजर करने के लिए फोर्स का जो एसआई यूनिट लिया गया है वो है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है। अभी इसे याद रखते हैं, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स के सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे के वीडियो में हम सीजीएस यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। नाउ अब हम लोग ये जान चुके हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जिसके कारण चेंजेस होते हैं या चेंज हो सकता है। तो फोर्स हम लोग क्या देख सकते हैं? आंसर होगा नहीं। हम फोर्स को नहीं देख सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, यहां पे हमने इस पे फोर्स लगाया तो मोशन में आया। तो मोशन जो एक इफेक्ट हुआ उसके कारण हम कह सकते हैं कि हमने यहां पे क्या अप्लाई किया? फोर्स। सो फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स को देख सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है? फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? स्टेट में चेंजेस हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। तो फर्स्ट लिखे, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। जैसे मैंने डो का एग्जांपल लिया, डो में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आता है, तो वहां पे भी इफेक्ट ऑफ फोर्स देखने को मिल रहा है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं और हमारा अपोनेंट उसे पकड़ता है, तो जब हमने थ्रो किया उस समय उस बॉल में कुछ ना कुछ स्पीड होगा, लेकिन जैसे उसे कैच किया गया उस समय उसका स्पीड 0 हुआ। तो फोर्स के कारण स्पीड में चेंज हो गया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण हम लोग डायरेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लें, बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो एक स्ट्रेट पाथ में बॉलिंग करता है, लेकिन जो बैट्समैन है उसे किसी भी डायरेक्शन में बॉल को किसी भी डायरेक्शन में हिट कर सकता है। किसके कारण? फोर्स के कारण। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें दिखाता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है? देखिए, अ सिंगल फोर्स which produces same effect as many forces produce, then the single force is called resultant of many forces। ये डेफिनेशन ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक में ईस्ट की डायरेक्शन में एक F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का, और दूसरा F2 फोर्स वो भी ईस्ट के डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है 5 न्यूटन का। दैट मीन्स टोटल अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में देखें तो टोटल हमारा 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, और वेस्ट के डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वुडन ब्लॉक में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ज्यादा, तो आप बोलेंगे ईस्ट के डायरेक्शन में। कितना ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है? तो पहले तो ईस्ट के डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने वेस्ट के डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट ओवरऑल जो फोर्स देखने को मिल रहा है वो ईस्ट के डायरेक्शन में मिलेगा, और ईस्ट के डायरेक्शन में हमें कितना फोर्स देखने को मिलेगा? 13 न्यूटन का। तो यहां पे इस वुडन ब्लॉक में बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सिंगल फोर्स है जो कितने न्यूटन का होना चाहिए? 13 न्यूटन का। तो ये सारे फोर्सेस को रिप्लेस कर दें और हम एक ऐसा फोर्स लें जो ईस्ट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा 30 न्यूटन का। तो ये 30 न्यूटन ये 3 फोर्सेस के इक्वल है। तब हम कह सकते हैं कि ये सिंगल फोर्स जो है F जो है वो F1, F2, F3 का रिजल्टेंट है। यानी ये 3 मिलके जो रिजल्ट दे रहा है वो एक सिंगल दे रहा है।
तो इसी सिंगल फोर्स को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए डेफिनेशन, अ सिंगल फोर्स, तो यहां पे सिंगल फोर्स कौन है, एफ, विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 13 न्यूटन का, एज मेनी फोर्सेस प्रोड्यूसेस, जितना बहुत सारे फोर्स मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स मिलके भी कितना कर रहे हैं, 13, और यहाँ पे सिंगल फोर्स भी कितना कर रहा है, 13। सो ये जो सिंगल फोर्स है ये सारे फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। सो F is the resultant force of F1, F2 and F3। मैंने यहां टोटल फोर्स निकाल दिया फर्स्ट वाले के केस में जो कि 13 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी एक कार को पुश कर रहे हैं, पुश करने के लिए मैं और आप लोग में से कोई 3 स्टूडेंट जो हैं उस कार को पुश करते हैं और उसे रेस्ट के स्टेट से मोशन स्टेट में ले आते हैं, रेस्ट पोजीशन से मोशन के पोजीशन में ले आते हैं। और जब हम लोग थक जाते हैं तो हम उसे जब कार को छोड़ दें तो एक सिंगल कोई, सपोज कर लीजिए कि अगर एक सिंगल कोई एक ही पर्सन आ जाए और उतना ही फोर्स अप्लाई करे जितना हम और आप 3 मिलके कर रहे थे, तो वो सिंगल आदमी का जो फोर्स होगा उसे हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन में भी क्लियर है, उसी चीज को मैंने बताया है। नेक्स्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।